नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान इजराइल यूएस युद्ध का आज चौथा दिन है और ये जो 4 दिन है, इन 4 दिनों में ही ईरान ने जतला दिया है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, उन्होंने कहीं जो ईरान को कमतर समझने की एक बड़ी भूल कर दी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से पलटवार हो रहे हैं, जवाबी हमले ईरान दे रहा है, ईरान पर एक दोनों मिलकर, चाहे वो इजराइल और यूएस जो है मिलकर हमले बोल रहे हैं, लेकिन उसके जो जवाब हैं वो जवाब बड़े सटीक हैं और बहुत दहशत फैला रहे हैं। खासकर जो यूएस है उसमें दिख रहा है। ट्रंप जब कल प्रकट हुए थे, वो जो रेगुलर बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत से समझ में आया था कि बड़े एक अजीब सी स्थिति में फंसे हुए हैं, क्योंकि कहीं वो कह रहे थे कि ईरान बातचीत को तैयार है, फिर उन्होंने कहा 3-4 सप्ताह में युद्ध हम समाप्त कर देंगे। पहले एक कहा था शुरू शुरू में कि हमने पहले ही 1 घंटे में सब कुछ कर दिया, तो बहुत कुछ उधर नेतन्याहू वही अलग विरोधाभासी बयान है, ये तो है ही है। लेकिन जो ईरान के हमले हैं, ईरान को जो मैं कमतर समझने की बात कहता हूं, क्योंकि जो सैन्य ताकत के मामले में दुनिया का नंबर 1 है यूएस, जो है उसका कोई सानी नहीं है। उसके पास जिस तरह की ताकत है, 16वें नंबर की ताकत है ईरान। 16वें नंबर की ताकत जिस तरह से टक्कर दे रहा है, बेशक बेशक हम बार बार फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है इसमें ईरान बहुत देर तक दूर तक जा शायद नहीं पाएगा, लेकिन कई बार जैसे कमतर आंकना। और एक और मामला है कि उसके पास सीआईए है, तो इधर इसराइल के पास अपनी एक जबरदस्त एजेंसी जो उनकी है वो मानी जाती है। लेकिन जो खुफिया ताकत दिख रही है ईरान की ओर से, चुन चुन कर वो हमले कर रहा है, टारगेट कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां यूएस बेस है। और अब तो आज तो ये भी निकल कर आया कि दुबई में उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया जहां ये सूचना थी कि यूएस के सैनिक हो सकते हैं। तो बार बार यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जो चाहे वो ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू हो, नहीं उन्होंने सपने में सोचा होगा कि इतनी जबरदस्त ताकत ईरान दिखला देगा। और चल रहा है सारा कुछ हाल है। और इधर जो भारत में है, भारत में इसी बात पर कहीं एक राजनीति सरगर्म है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जो कुछ होना है, दुनिया जिस तरीके से दहली हुई है, अब तो 9 मुल्क तो सीधे तौर पर निशाने पे हैं ईरान के, और बाकी जो यूरोप है उससे भी कुछ मुल्क उतर रहे हैं। तो बड़ा एक जमावड़ा हो रहा है इस पूरे के पूरे जो युद्ध चल रहा है। तो यहाँ जो है हमारे क्या स्टैंड है, क्लियर नहीं है। खासकर जो ईरान को लेकर, ईरान से जो हमारे संबंध रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, लेकिन उस वक्तव्य के दौर रार छिड़ी। और आप तो आज सोनिया गांधी ने सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने एक आलेख लिखा है, इसकी जबरदस्त चर्चा है। तो जो पूरा सीन है, वो जो ईरान इसराइल और यूएस से जो ट्रैंगुलर जो एक युद्ध, और साथ में बाकी मिडिल ईस्ट और तमाम जो यूरोप में स्थिति है और इससे जो रिपरकेशंस होने हैं, वो सारा कुछ, और यहाँ जो सारा कुछ चला, इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारा जो शो होता है चलेंगे। हमारे जो मेहमान होते हैं, जोड़ूंगा पहले उन्हें। जुड़ गए हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब। अखिल साहब, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका, बहुत स्वागत। और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा, जब मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अब ये लग रहा है कि शायद कुछ, चाहे वो ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, कुछ कमतर आंक कर भूल कर दी, क्योंकि जो निशाने साध रहा है ईरान, जो सीन चल रहा है पूरे का पूरा। पहला नोट इसी पर आपका, अखिल साहब। जय संविधान। देखिए, मैं असल ये चीज ये है, ये कहिए कि साहब ईरान 16 नंबर की शक्ति है, इजराइल और अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगी, लेकिन मर्दानगी अगर देखनी है, देखिए, मुझे याद आ रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की, मुझे याद आ रही है महाराणा प्रताप की, मुझे याद आ रही है चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की। देखिए, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को भी पता था कि अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज्यादा है, और ये 18-18, 20-20, 22-22 साल के बच्चे, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग एक बहुत बलिष्ठ ताकत अंग्रेजों से लड़े थे और अंग्रेजों को खदेड़ भी दिया था। देखिए, शक्ति जो है वो होती है हौसलों से। हौसले हमने देखे हैं इंदिरा गांधी में, हौसले हमने देखे हैं लाल बहादुर शास्त्री में। तो मैं तो हौसलों को प्रणाम करता हूं, और मैं ईरान के हौसलों को प्रणाम करता हूं, वरना गुंडों के सामने, आपने देखा होगा शोले पिक्चर में भी ठाकुर जो थे,
वो हाथ कटवा लिए लेकिन गब्बर सिंह के सामने झुके नहीं। देखिए, क्या बात। अपने इतिहास याद उन लोगों को करता है जो खड़े रहते हैं तन के, जो रेंगते हैं उनको इतिहास याद नहीं करता। तो देखिए, मैं तो ईरान के हौसलों को प्रणाम करता हूं, जैसे उन्होंने न केवल अमेरिका को, अमेरिका के पिछलग्गुओं को भी रौंदा है और घर में घुस के मारा है। इसको कहते हैं घर में घुस के मारना। माने एक ऐसी शक्ति जो अमेरिका और इजराइल से कहीं टिकती नहीं है, जिनके सामने चीन भी 4 बार सोचता है, रूस भी 4 बार सोचता है, उन शक्तियों के 12-13 देशों के समूह पे ईरान ने जो हमला किया है, तो उसके हौसलों को सलाम, और जो शहादत दी है वहां के अयतुल्ला ने, वो शहादत को सलाम। ये देखिए, इन लोगों के इतिहास ऐसे ही लिखे जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए मुझे अफसोस संजीव जी किस चीज का है? मुझे अफसोस इस बात का है, मेरा भारत देश, मेरी भारत माता और मेरी महान शक्ति, जिसके प्रधानमंत्री ने जॉर्ज निक्सन को धता बता दी थी और कहा था, यू आर माई फ्रेंड एंड वी आर ए सॉवरेन पावर, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी विल डू, वी कैन टेक योर एडवाइस बट डोंट डिक्टेट अस टर्म्स। वो इंदिरा मुझे याद आ रही हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री याद आ रहे हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह याद आ रहे हैं। देखने में लगता था कि बड़े कमजोर रहे होंगे, दिल फौलाद का था सरदार मनमोहन सिंह का। और एक चीज और याद आ रही है संजीव जी, मेरा सुबह से मन सोच रहा है, हम तटस्थ हैं, हम बोलने को तैयार नहीं हैं। और जब बोला भी है तो क्या बोला है? सऊदी पे जो अटैक किया है ईरान ने, उसकी भर्त्सना की है। देखो, मुझे याद आ रहा महाभारत की कहानी नहीं, महाभारत का संदर्भ। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कौरवों ने तो किया था चीरहरण, दुशासन और दुर्योधन ने तो किया था चीरहरण, पांडव भी चुप बैठे थे, भीष्म पितामह भी चुप बैठे थे, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब चुप बैठे थे, यहां तक कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन भी चुप बैठे थे। भगवान कृष्ण ने सबको दंड दिया था। तो हमारे भगवान ने हमको क्या सिखाया है? अगर इस प्रकार का शोषण हो और गुंडागर्दी हो, खड़े हो जाओ, मौत आएगी तो लोग याद तो करेंगे, मौत तो बहुतों की आती है, मौत तो बहुत मरते हैं, एप्स्टीन भी मरा है और अयतुल्ला भी मरे हैं। मरने में अंतर होता है, एक कॉज के लिए मरना, और पूरा इतिहास आज याद करता है, भगवान कृष्ण को याद करता है, क्योंकि एक नारी के चीरहरण का बदला उन्होंने न केवल कौरवों से लिया था, पांडवों से भी लिया था। और आज जो भी आदमी खड़ा है ईरान के साथ, जो गुंडाई है अमेरिका की, कभी जाके वो वेनेजुला के राष्ट्रपति को और पत्नी को उठा लाता है, कभी वो भारत को डिक्टेट करता है टर्म्स, ये आपको ट्रेड डील करनी पड़ेगी और रूस और ईरान से आप तेल नहीं खरीदेंगे, और हम महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा गांधी, भगत सिंह के देश झुककर उसकी बात मान लेते हैं। धिक्कार है ऐसे नेतृत्व को। मुझे चाहिए शेर दिल नेतृत्व, लड़ो, मरेंगे, मरने के बाद भी हमारे नाम याद रखे जाएंगे। तो ईरान के शौर्य को प्रणाम, और जो भी इस समय तटस्थ है और जो गुंडागर्दी का साथ दे रहा है, कल अमेरिका भारत से भी कह सकता है, वैसे औकात नहीं है अमेरिका की, हम 140 करोड़ लोगों में बड़ी ताकत है, भारत कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, कहेगा कि अगर तुमने तेल खरीदा तो हम ईरान वाला तो हाथ तुम्हारा बना देंगे, वेनेजुला वाला हाथ बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो गुंडाई कर रहा है, इसका विरोध न करना। वो शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा मर्दाना, अगर किसी ने पौरुषत्व मैंने देखा है तो अयतुल्ला में देखा है। और भारत के अंदर अब इन्होंने शिया और सुन्नियों को भी एकत्रित कर दिया। अभी तक शिया संप्रदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ था, क्योंकि हमारे 85% सुन्नी है, 15% शिया हैं। अब शियाओं के साथ सुन्नी भी खड़े हो गए हैं, शिया भी देख रहे हैं किस प्रकार से कमजोर दिल वाले घुटने टेकते हैं और कोई स्टैंड नहीं लेते, और ये स्टैंड न लेना, तटस्थ होना। ये अटल जी ने भी एक कविता में कहा था, तटस्थ वो होते हैं जो कायर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से व्याख्या की। वो जो आपने महाभारत से उसको जोड़कर कहा कि इतिहास माफ नहीं करता, और आज भी हम वही सारी बातें करते। अखिल सर, एक चीज और भी है, देखिए इसमें जो मैंने कहा शुरू किया कि कहीं कमता ना का, लेकिन मिडिल ईस्ट जो है, जो ये सोचकर चल रहा था कि
कुछ ज्यादा नहीं होगा और हमको शेल्ट होगा। जैसा आपने कहा कि ये किसी के भरोसे के योग्य नहीं है। ट्रंप तो केवल अपना काम निकालना और भूल जाना। आज देखिए सऊदी अरब को छोड़ा हुआ है, सऊदी अरब में उन्हें अपनी रिफाइनरी बंद करना पड़ी है, खुद अपने जो उनके दूतावास से ताले लटकाने पड़े हैं उनको। यार समझा दिया, बता दिया। और दूसरा ये भी है कि क्या निहित है इसमें, जो मिडिल ईस्ट के लिए क्या निहित है। आपने तो पैसे दिया था, बेशक हमारे 90 लाख से ज्यादा, कुछ 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं, वो कुशल रहे, बेहतर हो, उनको जो शेल्ट है वो मिलता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो पैसे दिए तो आप जो करोगे वो भरोगे, यही कुछ तो इसमें नियत है ना शायद। संजय जी, आपको ये भी सुनकर अफसोस होगा, आपके दर्शक श्रोता 2000 लोग आपके कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, उन्हें अफसोस होगा। इन गल्फ कंट्रीज में हमारे भारतीय लोगों को शेल्टर में जाने नहीं दिया जा रहा है, बंकर्स में जाने नहीं दिया जा रहा है, खुले में सो रहे हैं। वहां जो बंकर्स हैं वहीं के लोकल लोगों के लिए उन्होंने खोले हैं। पिछली बार जब युद्ध हुआ था उस समय भी इजराइल ने शेल्टर्स भारतीयों के रुकने के लिए निषेध कर दिए थे, हमारे लोग बाहर रहते। ये दो व्यवहार जो हमारे लोगों ने बनाया है गल्फ कंट्रीज को, सऊदी और यूएई और इतराते हैं, जो आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की हैं, भारतीयों ने खड़ी की हैं। विश्व के ज्यादातर देशों को भारतीयों ने बनाया है। आज यूके हो या जर्मनी हो या अमेरिका हो, अगर भारतीय वापस आ जाएं बर्बाद हो जाएगी वहां की इकोनॉमी, क्योंकि वहां की रीढ़ की हड्डी भारतीय हैं। और जिस प्रकार का व्यवहार हमारे लोगों के साथ हो रहा है और उनके उनके हाल पे छोड़ दिया, इनसे अच्छे तो ईरान के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक है भारतीयों को सड़क मार्ग से निकाल ले जाओ, हमने उनके साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन इसके बावजूद ईरान हमसे, क्योंकि पुरानी सभ्यता है, भारत भी एक पुरानी सभ्यता है, ईरान भी एक पुरानी सभ्यता है। और आपको पता ही होगा जो इनके पहले अयतुल्ला खुमैनी थे जिन्होंने वहां पे क्रांति की थी, वो भारत के ही रहने वाले थे, बाराबंकी के रहने वाले थे। उनके ग्रैंडफादर बाराबंकी के रहने वाले थे। तो भारतीय चीजों का सम्मान ईरान कर रहा है। और ये चीज है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा, आपको पता होगा अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स में रिवोल्ट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वहां के सीनेटर्स का कहना है बिना सीनेट की परमिशन लिए आपने युद्ध छेड़ा कैसे। नेतन्याहू की भी सरकार गिर जाएगी, अगली सरकार नेतन्याहू की नहीं बनेगी। अगर इस समय भारत जैसे महान देशों ने ईरान का थोड़ा भी साथ दे दिया होता और कहा होता कि इस तरह के इजराइल का जो आक्रमण था वो गलत था, तो नेतन्याहू की भी सरकार जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप भी मिड टर्म पोल हारेंगे। जितने उनके यहां मिड टर्म पोल हो रहे हैं सब में हारेंगे। ये तीन लोग जिनकी सत्ता खतरे में है आज के तारीख में, चाहे वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल के नेतन्याहू हो या भारतवर्ष के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो गए थे वहां झप्पी लेके आए थे उस आदमी की जो नरसंहार कर रहा है। आपको संजीव जी पता ही होगा। देखिए बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, मैं सनातनी हूं, मेरे बच्चे में भी जितना मेरे को प्यार है, एक शिया बच्चे या सुन्नी बच्चे या क्रिश्चियन बच्चे या किसी के बच्चे से भी मुझे प्यार है, क्योंकि दिल रखता हूं, मैं सनातनी हूं, दिल रखता हूं। जैसे इजराइल ने, और कह रहे हैं कि साहब सिविलियन एरिया को मत मारिए, एक छोटे बच्चों के स्कूल पे, बच्चियों के स्कूल पे इजराइल ने अटैक किया और 150 छोटी छोटी मासूम बच्चियों की नृशंस हत्या की। वहां के दृश्य अगर आप देखिएगा, उनके स्कूल बैग्स और पुस्तकें खून से सनी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने को यहूदी कहते हैं, जो लोग अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने को मुसलमान कहते हैं, अपने को हिंदू कहते हैं। बच्चियों के और बच्चों के खून को बहाना, मार दिया ठीक है आपने अयतुल्ला को, लेकिन आपने बता दिया आप लोग पिशाच हैं। मानहानि अगर करनी है किसी को कर दे, लेकिन मानवता के हत्यारे हैं ये लोग। और ये बिल्कुल विश्व के हित में है। आपको पता है तेल के दाम क्या हो गए हैं संजीव जी? $81 पर बैरल। $60 था, $81 हो गया है। हाँ, कर मचने वाला है। हरमोज की खाड़ी है, उसे 5 शिप्स को ईरान ने फोड़ दिया है, लोग जाना बंद कर दिया है। शिपिंग चार्जेस बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ गए हैं। और मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री भी हमारे देश में इस समय नहीं है जिसने $140 पे ₹70 का पेट्रोल, एहसान फरमोश है हिंदुस्तानी, ठीक कह रहे हैं। $140 का इंटरनेशनल प्राइस था, मनमोहन सिंह ने ₹70 में पेट्रोल दिया था। और भक्तों की वो
इच्छा भी पूरी हो जाएगी अब थोड़े दिनों में, अगर युद्ध नहीं रुका तो। 200 और 300 रुपए खरीदेंगे, 500 खरीदेंगे जो कहते थे, बिल्कुल। 200-300 रुपए खरीदेंगे। अरे पकड़े जा रहे हैं लखनऊ के अंदर आपके वो लड़कियां जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में कहती थी 250 रुपए पेट्रोल खरीद देंगे, मॉल्स के अंदर चोरी करते हुए हजार रुपए की पेंटीज और क्या क्या अंडर गारमेंट्स चोरी करते हुए पकड़ी जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाती थी। अरे शर्म करो, मानवता, भारत की सभ्यता, हमारी सनातनी परंपरा, बच्चों के बहते हुए खून पे आंसू बहाओ और इस युद्ध को रुकवाओ पापा, पौपो, इस युद्ध को रुकवाओ अगर तुम्हारे में थोड़ी भी दम है। और एक चीज और संजीव जी कहता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, जिन जिन के नाम एप्स्टीन फाइल में हैं, ये युद्ध उन्होंने छेड़ा है, उनके खिलाफ जिनके नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। बिल्कुल एक बिल्कुल। बार यूरोप है, अमेरिका है, इजराइल है, और एक और खबर है, नेतान्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। एप्स्टीन फाइल की बहुत सारी चीजें अमेरिका के कब्जे में नहीं है, इजराइल के कब्जे में है, क्योंकि इजराइल का ही एजेंट था एप्स्टीन। और हमारे भी बहुत सारे लोग शायद इसलिए घबराए हुए, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसकी पत्नी तो थी वहां की जो उनकी जो खुफिया एजेंसी उसमें तो थी, एप्स्टीन की थी भाई। अगर हमारा नाम भी एप्स्टीन फाइल में होता तो हम भी चुप बैठ जाते, या हम भी ईरान का विरोध करते। हमारा नाम नहीं है इसलिए खुल के बोल रहे हैं। अगर तो एक सवाल, अगर तो थोड़ा हल्का सा राइट खिसक जाइए, आप हल्का सा फ्रेम लेफ्ट कट रहा है, अगर राइट हल्का सा खिसक जाएंगे थोड़ा सा मामूली सा, फ्रेम पूरा हो जाएगा आपका राइट से, बस बस बस। अगर तो एक चीज और भी है, देखिए हम जो मैंने कहा कि बड़े बहुत ही कम कीमत वाले जो उनके सैन्य हथियार, उनके वो ड्रोन, उनकी वो मिसाइलें, और इधर तो यूएस कहां टिक पा रहा है, क्या क्या वो, उसको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक चीज। और जो खुफिया एजेंसी, जैसा मैंने कहा, पिन पॉइंट टारगेट हो रहा है। अब आपकी उनकी एजेंसी जो मतलब अरबों खरबों खर्च करते हैं, और एक ईरान, तो यहां आप वही सब कुछ चूक भूल, कहीं आप जो ओवर कॉन्फिडेंस, यही सब हम माने। देखें, क्या आप इस पे भी एक टिप्पणी प्लीज। देखिए एक चीज और मैं आपको संजीव जी बताऊं जो मेरे दिल में कौंध रही है, प्लीज। मैं चीन की भी नामर्दगी की निंदा करता हूं। बहुत सही। जो एक विश्व में ये एहसास हो गया था कि चीन एक शक्ति की तरह उभर रहा है और अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया, चू नहीं बोला कोई। अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और अयतुल्ला को मार दिया, चीन चू नहीं बोला। और इसमें एक बहुत बड़ा खतरा मैं देख रहा हूं संजीव जी, बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूं। भगवान करे मेरी बात असत्य सिद्ध हो, लेकिन शिक्षक हूं, दिमाग में अपनी भारत माता के लिए प्रेम है, इसलिए डरता हूं। अपने लिए नहीं डरता, अपनी भारत माता के लिए डरता हूं। ये गुंडों ने क्षेत्र बांट लिए हैं, जैसे होता है ना शहर के अंदर गुंडे अपने अपने इलाके बांट लेते हैं। ये मेरा इलाका है, तुम्हारा तुम लूटो, मैं यहां लूटता हूं। अमेरिका ने वेनेजुला में किया, चीन चुप रहा। अमेरिका ने इजराइल में किया, गल्फ कंट्रीज में किया, चीन चुप रहा। अगर चीन ताइवान और भारत के ऊपर यह करेगा, अमेरिका भी चुप रहेगा। इस बात का मुझे खतरा है। गुंडों ने अपने एरिया बांट लिए हैं, और 140 करोड़ का मेरा देश एक ताकत रखता है, एक औकात है हमारी। हम दुनिया को औकात सिखा सकते हैं। हम चुप हैं, और इस बात का फल हमको ना भुगतना पड़े, भगवान से प्रार्थना करता हूं, सनातनी हूं। लेकिन जिस देश के अंदर हमारे आदिगुरु शंकराचार्य, हमारे भगवान शंकराचार्य पे अटैक एक गुंडा मवाली करे, जो फर्जी आदमी हो, अब रो रहा है। इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी कलाई खुल रही है। कुछ लोगों ने उसको प्रोवोक कर दिया था, अब जान बचानी मुश्किल हो रही है। हमारे शंकराचार्य पे अटैक किया है। 11 तारीख को लखनऊ में शंकराचार्य आ रहे हैं, चारों शंकराचार्य आ रहे हैं। बड़े बड़े वकील जो हैं, जो सनातनी वकील हैं, वो शंकराचार्य के साथ खड़े हुए हैं। हमारे सनातन धर्म के हुए इस अत्याचार, और हमारे ईरान के मित्र, जो हमारे हजारों साल की सभ्यता हमारी मित्र थी, उनके ऊपर जिस प्रकार का इन गुंडों ने अटैक किया है, इसकी निंदा करनी चाहिए। चाहे एब्स्टेन फाइल में हो, सत्ता से हट जाइए, लेकिन भारत माता के इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे और आगे एक आध सवाल करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सोनिया गांधी जी के उस आलेख की बात करूं जिसका मैंने जिक्र किया है। सोनिया गांधी जी का जो आलेख है आज बड़ा चर्चा में, और बेहद बेहद तकलीफ हो रही है। जो सत्ता सरकार है, मोदी है, उनका पूरा कुनबा है, टीम है, बीजेपी, मुंह से बोल नहीं फूट रहे। वैसे तो बहुत
वो प्रतिक्रियाएं देते हैं। उन्होंने कहा है वो जो खामेनेई की हत्या पर जो चुप्पी है, और लगातार सवाल है कि चुप क्यों है भारत, क्यों प्रधानमंत्री, जो आपने भी जिक्र किया उनका जो कल बयान आया था, लीपापोती भरा था वो, कि कहीं भी आप फिट कर दीजिए, किसी भी जगह फिट हो सकता है, किसी भी देश में दुनिया में युद्ध चल रहे हो वहां आप कर दीजिए कि शांति बनाइए, ये करिए, खुलकर कुछ है ही नहीं। तो आज उन्होंने कई सारे सवाल में 2-3-4 उनकी क्लिप्स है मेरे पास, मैं आपकी अनुमति से दिखाता हूं, उस पर हम देखते हैं। जैसे उन्होंने एक कुछ अंश है उसके, जैसी देखिए इसमें है ये कि किसी विदेशी लीडर की टारगेट किलिंग पर भारत संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में स्पष्ट नीति नहीं बोलता, इससे विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उसके जो सार है, एक एक दो दो टुकड़े हैं जो मैंने उठा लिए हैं कहीं से। लंबा चौड़ा उनका आलेख है, और जैसे भारत ने हमेशा संप्रभुता, शांति, अहिंसा और अन्याय के पक्ष में आवाज उठाई है। अब जरूरत है कि वह उस नैतिक शक्ति को स्पष्ट और प्रतिबद्ध तरीके से फिर सामने लाए। स्पष्ट कुछ आवश्यक है, स्पष्ट कुछ है नहीं। फिर ये और है, उसके कुछ 3-4 क्लिप्स में देख के एक सवाल करता हूं, फिर कुछ और आपको पॉइंट। कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है, जिनसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। ये कांग्रेस का जो स्टैंड है उसी को वो क्लियर कर रही है। और एक टिप्पणी और है कि भारत हमेशा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करता है, लेकिन कठिन समय में चुप्पी उस तर्क को कमजोर करती है। इस तरीके लंबा चौड़ा आलेख है वो, आपने उसको निश्चित तौर पर आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, मैंने भी उसको पूरा देखा है, पढ़ा। अगर सर क्या ये जो आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं इतिहास माफ नहीं करेगा, आज जो हालात हैं और ये जो धोखेबाज जो हैं, ठीक है उनके पास ताकत है, लेकिन हम इतने भी मजबूर तो नहीं है ना। हमें तो वो भी लाल बहादुर शास्त्री याद है जिन्होंने, आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं लेंगे वो गेहूं आपका, एक टाइम भोजन करेंगे। कहां चला गया वो, खुद के इतिहास नहीं पढ़ पा रहे। अटल जी की आपने बात की, अटल जी को ही शायद पढ़ लेते, पुराना कुछ तो देख लेते। हमारे जो महामानव हैं कहां ले जाके खड़ा कर रहे हैं इस देश को, हमारे जो हमारी एक ताकत अब रही है। और आपने जो जिक्र किया कि इंदिरा जी ने कहा भेज दीजिए वो बेड़ा भी, निपट लेंगे, और तब तक तो हमने बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया था। इतनी मजबूरी क्यों है अखिल सर, क्या इसके पीछे आप देखते पाते हैं? देखिए, ये तो मेरे को जो लगता है, मेरा जो शक है, ये केवल इसके पीछे एप्स्टीन फाइल है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो खबरें हैं उसमें सत्यता हो सकती है कि नेतन्याहू ये ब्लैकमेल कर रहा है उन लोगों को कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हारी फाइलें तुम्हारी सामने खोल दूंगा। बहुत सारी फाइलें अमेरिका के कब्जे में नहीं है, वहां के कोर्ट के कब्जे में नहीं है, मेरे पास हैं और मैं खोल दूंगा, इसलिए मुंह बंद रखना। और इसीलिए कहीं महामानव का इजरायली दौरा ना रहा हुआ हो, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां गए और 48 घंटे के अंदर उसने अटैक कर दिया और महामानव को, जो सबसे बड़े मित्र हैं नेतायू, उनको बताया नहीं। ये तो धोखा है मोदी जी के साथ, उनको बताया नहीं और इस प्रकार का नृशंस काम कर दिया। अरे देखिए, सीधी सी बात है संजीव जी, इतिहास याद करेगा उन लोगों को जो मर्दों की तरह लड़े हैं। राणा प्रताप को लोग याद रखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात सुन के आज भी बच्चों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदीराम बोस की उम्र क्या थी, 17-18 साल थी, देश के लिए त्यागा था। लाखों लोगों ने चरण चुंबक बन के, अंग्रेजों के दलाल बन के काम कर रहे थे। लोग नाम नहीं जानते हैं उनके, नाम जानते हैं किसका? अशफाक उल्लाह खां, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं ना। आपको मैं शायद पहले कार्यक्रम में बता चुका हूं 4 PM के, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की ऐसी मित्रता थी, ऐसी मित्रता थी। और आज से ये 70 साल 80 साल पहले की बात है। उस जमाने में इतनी मित्रता थी कि दोनों एक थाली में खाना खाया करते थे, हिंदू मुसलमान। और एक बार इनको, अशफाक उल्लाह खां को बुखार हो गया 105, बड़बड़ाने लगे, राम 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 राम। परिवार वाले आए, कहने लगे ये तो काफिर हो गया है, राम का नाम ले रहा है। किसी ने कहा राम का नाम नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहा है, बुलाओ उसे। राम प्रसाद बिस्मिल आए, माथे पे हाथ रखा, बुखार उतर गया। ये दोस्ती थी और दोनों फांसी पे चढ़े। राम प्रसाद बिस्मिल भी फांसी पे चढ़े, अशफाक उल्लाह खां भी फांसी पे चढ़े। और यहां पे यूथ कांग्रेस को टी-शर्ट उतारने में जेल में डाल देते हैं, उनको रिमांड में ले लेते हैं 5-5 6-6 दिन, और वहां खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो मैं, एक अध्यापक मन मुझे विश्लेषण करके बताता है, ये युद्ध एप्स्टीन फाइल में नाम जिनके हैं उनके अगेंस्ट है, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। केवल एप्स्टीन फाइल को दबाने का,
लोगों के मुद्दों को भटकाने का। अमेरिका इजराइल ने सोचा था युद्ध 15 दिन में जीत लेंगे, 2 दिन में जीत लेंगे और उसके बाद अपने बाई इलेक्शन भी जीत जाएंगे, नेतन्याहू भी अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। सपनों में पानी फेर दिया है ईरानियों ने। और ये आपको पता है ना, गाजा पट्टी कितने किलोमीटर की है? 35 किलोमीटर की। जी जी। हजारों बार बम्बार्डिंग कर चुका है इजराइल, खत्म नहीं कर पाया। 70,000 लोग मार दिए, खत्म नहीं कर पाया। ईरान तो बहुत बड़ा देश है। लेकिन याद हुआ कर ना। लीजिए वियतनाम को, याद कर लीजिए अफगानिस्तान को। अरे अफगानिस्तान और वियतनाम से दुम पैरों के नीचे दबा के भागने वाला अमेरिका ईरान को चैलेंज कर रहा है। और मैं अपने देश से अपने देश के प्रधानमंत्री से कहता हूं, महाराज गुण दोष के आधार पे ये गुंडागर्दी को रोकिए, वरना कल गुंडे आपके घर में घुसेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरे गुंडों को दूसरों के घर में घुसने से नहीं रोक रहे हैं। और चीन और रूस को भी चेतावनी देता हूं, नामर्दों की तरफ मत बैठो, अपनी आवाज बुलंद करो, वरना बेटा तुम्हें भी निगल जाएगा अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अखिल सर, आपने भी जो बात की उन बच्चियों की जो मौतें, निश्चित तौर पर वो 150 बच्ची हैं। और इसके पहले भी, ये पहला नहीं था, इजराइल पहले भी कर चुका है, इसलिए वो हत्यारा और खूनी कहलाते हैं। वो उनके खिलाफ कई मुल्कों में घुसने की उनको इजाजत नहीं है, अरेस्ट हो जाएंगे, उनके खिलाफ सारा कुछ है। नेतन्याहू के खिलाफ वो जो अस्पतालों को नहीं बख्शा, दवाएं नहीं पहुंचने दी, तो ये क्रूरता क्या है? आप किस शांति और किस उसके लिए कि हमको इनको जो न्यूक्लियर उससे रोकना है ये, और आप अपना रखो, पाकिस्तान रखे, दुनिया वहां नहीं बोलोगे आप, जो जो जिनके प्रूव है कि ये कितने बड़े आतंकी हैं, क्या क्या है सब कुछ। खैर, मैं 2 टिप्पणियां दिखा के एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा, फिर इसके बाद आखिरी सवाल करूंगा। ये प्रतिक्रिया आई है सोनिया गांधी के इस पे, आप देखिएगा इसको। हुआ है ईरान पर, और जो हमारा प्रिंसिपल है उसको लेके, वो तो देखिए, मैं समझता हूँ कि आज उनका वो आलेख एक अंग्रेजी दैनिक में आया, उस आलेख को मैंने पढ़ा, और उस आलेख में मतलब ये ना बीजेपी के लोगों को लगे एक भारतीय दृष्टिकोण है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पे भी जाइए, लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, बीजेपी के अंदर भी लोग चाहते थे कि एक संदेश तो जाए कम से कम। और वो संदेश क्या है? मैंने अभी बातचीत के क्रम में एक लिखा भी कि बड़े से बड़ा पानी का जहाज कंपास पे निर्भर करता है। कंपास आप पे दिशा थोपता नहीं है, लेकिन निर्देश देता है, ताकि अब भटकाव ना हो। ये भटकाव के लक्षण चिंता देते हैं। कुछ नहीं लग रहा था, आप अपने बाकी इंटरेस्ट को भी देखिए, लेकिन एक जो लेगेसी है आपकी, उस लेगेसी का, जब हम कहते हैं ना, जो आज उस आर्टिकल में वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कुटुंबों में हिरार्की नहीं कर देते हैं, सीढ़ीनुमा नहीं कर देते हैं कि ये कुटुंब ज्यादा, वो कुटुंब कम। ये है, और ये राशिद अलवी की भी है, ये मनोज झा के बाद। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बचाना चाहिए देश को। इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी? और यही कारण है कि वो खामोश है, उनकी चुप्पी है, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम था। इस्राइल के अंदर शोर मचा था कि भारत के प्रधानमंत्री के जाते ही इस्राइल ईरान पर हमला कर देगा। तो अगर वहां एक एक आदमी को मालूम था, तो यह कैसे संभव है कि हमारे प्रधानमंत्री को मालूम ना हो? प्रधानमंत्री तो इस्राइल को फादरलैंड कहकर आए। इंडिया मदरलैंड है, इस्राइल फादरलैंड है, तो भला प्रधानमंत्री फादरलैंड के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? अखिल सर, ये बिल्कुल बहुत माकूल सवाल है, कैसे बोल सकते हो। और आपने मनोज झा जी को भी सुना कि हर हिंदुस्तानी के जहन में वो सवाल है, भले ही वो भक्त हों और चाहे अंध भक्त हों, भले ही वो पूछ ना पाए, लेकिन मन में तो है कि हम
इस स्तर पर लाके क्यों खड़ा किया हुआ है हमको? इस पे दोनों पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, अगर मनोज झा भी कल कोई गलत काम करेंगे ना, तो मैं इनका भी विरोध करूंगा। हमें कोई राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। कल राहुल गांधी भी अगर कोई अनैतिक काम करेंगे तो हम उसका भी विरोध करेंगे, और पहले भी कह चुका हूं आपके कार्यक्रम में। मैं सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में किसी जगह पे मुझे शांति मिली है तो अहिल्याबाई होलकर के उस घर में इंदौर के मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ, अरे शासक होता है ऐसा, अहिल्याबाई होलकर जैसा, जो अनैतिक काम करने पे अपने बेटे को भी हाथी से कुचलवा देता है। ये होता है शासक के लक्षण। वरना अपने बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बना देना, बीसीसीआई का चेयरमैन बना देना, मुगल शेखों के साथ कॉफी और बियर पीने देना, और बाकी हिंदुस्तान के बच्चों को मस्जिदों को खोदने के लिए और जय श्री राम कहलाने पे लगा देना, और फिर परिवारवाद की बात करना। देखिए, मैं किसी के चरण चुंबक नहीं हूं, लेकिन जो गलत कर रहा है उसका विरोध मैं करूंगा। और ये गलत, जैसे राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, प्रियंका पे आरोप लगाते हैं परिवार, अरे वो परिवारवाद नहीं है। अरे राजनीति में संजीव जी, अगर आप में है दम, लड़ जाइए इलेक्शन और जीत जाइए। अगर जीत गए फिर कैसा परिवारवाद? किसके बेटे हैं, किसके बाप हैं, किसके भाई है, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? जनता अगर आपको वोट देती है और आप जीतते हैं, लेकिन आईसीसी चेयरमैन बनने में कौन से आपको जनता के लिए काम करने हैं? लेकिन देखिए, बेसिक इशू ये है, गुण दोष के आधार पे ये चुप्पी जो है खतरनाक चुप्पी है। देखिए, शांति भी दो प्रकार की होती है, एक मंदिर की शांति होती है, एक मरघट की शांति होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात, बहुत खूबसूरत। मंदिर की शांति अच्छी लगती है, मरघट की शांति डराती है। ये मरघट की शांति है। और मर्दों की तरह ईरान के साथ खड़े हो जाओ, ओमान। और एक चीज और बता रहा हूं जो मुझे खतरा महसूस हो रहा है, सऊदी हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सब खड़े तो हुए हैं इजराइल और अमेरिका के साथ, लेकिन वहां की जनता खड़ी है ईरान के साथ। अब वो शिया सुन्नी का भी भेद खत्म हो गया। वरना शिया एक तरफ होते थे, अब सुन्नी लोग भी कह रहे हैं हम सुन्नी हैं, लेकिन अपने शिया भाइयों के साथ हैं। क्योंकि ये अन्याय हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है, ये उसी प्रकार से हो रहा है जैसे महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ था, और जो जो चुप बैठे थे सबका विनाश किया था भगवान कृष्ण ने। तो हमें अपना धर्म प्यारा है, सनातन धर्म प्यारा है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो अनैतिक काम हो रहे हैं, ये इसका समर्थन वही लोग कर सकते हैं जो सनातनी नहीं है, जो हिंदू नहीं है। बहुत खूबसूरत, सही बात। अगर सर, अब देखिए, उनकी तो मुट्ठी खुल गई, ट्रम्प की भी मुट्ठी खुल गई, और नेतन्याहू भी हो गए हैं एक्सपोज, टोटल हो गए कि वो जो सो कॉल्ड ताकतें थी, वो ताकतों को कहीं दिखला दिए कि हम भी कितने ताकतवर हैं। ईरान ने, मैं बार बार कहता हूं कि जो कुछ होगा वो होगा, वो कब तक लड़ पाएगा, कितना लड़ेगा, लेकिन है वो जो आपने कहा मर्द है, मतलब ना उसको दर्द है और ना ही वो पीछे हटने को तैयार है। उनके आप बताइए कि सुप्रीम लीडर मारे गए, कितना सारी बातें आपने खत्म कर दी, तीसरी चौथी पांचवी खुद ट्रंप कह रहे थे, लेकिन उनकी बात की कितनी तैयारी है, कितने ताकत से लड़े। मैं समझ यहां चाहूंगा अखिल सर कि जो आपने तेल की बात की, दुनिया में जो हाहाकार बचने वाला, तो हमारे संदर्भ में हम देखें, और अभी आपने देखा कि शेयर मार्केट में कल क्या हुआ हाल हमारा, लाखों करोड़, 10-11-12 लाख करोड़ रुपए डूब गए, आप उसके बड़े जानकार हैं। तो क्या भयावह दृश्य आप देख रहे हैं जो चल रहा है, अगर ये खिंच गया 15 दिन, महीना भर, तो क्या कुछ भारत तैयार है? ये जो हम देशवासी, इन लोग को तो फर्क पड़ना नहीं, हो तो आपने कह ही दिया कि सारा कुछ खुला हुआ उनके लिए, वो तो केवल बातें करनी है, लेकिन अपने लिए अपना हाथ जगन्नाथ है। लेकिन आम जो हिंदुस्तानी, आम भारतीय, उसके लिए क्या क्या संदेश निहित है सब में? अंतिम टिप्पणी। अरे भारत का निवासी तो 11 साल से बेचारा परेशानी में, बोलते नहीं है लोग। किसी भी धंधे के वाले से बात कर लीजिए, आप दुकानदार से बात कर लीजिए, आप बिल्डर से बात कर लीजिए, आप नौकरी वालों से बात कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों से बात कर लीजिए, पब्लिक सेक्टर में सब परेशान हैं, लेकिन डरे हुए हैं, गुंडों के डर से डरे हुए हैं। तो ये लोग, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, न इनको इकोनॉमिक्स आती है, न इनको फाइनेंस आता है, इनको केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस आती है। और ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 2.5 लाख के चीन से चुराए गए कुत्ते वाले साइंटिस्ट हैं। और एक चीज अपने अंतिम कहता हूं, देखिए, कुंवर सिंह को कौन याद करता है? कुंवर सिंह को याद करते हैं कि नहीं हम? महाराजा रंजीत सिंह को याद करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को और कुंवर सिंह को याद? 80-80 साल के थे।
राणा सांगा को क्यों याद करते हैं? शत विक्षत हो गया था शरीर। हम लोग जटायु को क्यों याद रखते हैं? जटायु क्या थे? एक पक्षी थे ना, और वृद्ध अवस्था में थे, मरने वाले थे, लेकिन मैया सीता को बचाने के लिए रावण से लड़े थे, जानते थे मारे जाएंगे, लेकिन मरे थे, धर्म के लिए मरे थे। इसीलिए अयोतुल्लाह की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जटायु को मानता हूं, कुंवर सिंह को मानता हूं, महाराजा रंजीत सिंह को मानता हूं। हाथ कट गया तो भी लड़ते रहे, आंख फूट गई तो भी लड़ते रहे, मरते रहे लेकिन तब भी लड़ते रहे। अशफाकुल्लाह खां, अरे ये अंग्रेजों के दलाल, ये अंग्रेजों के चाटुकारिता करने वाले क्या जाने कांग्रेस का और हमारे देश के इतिहास को। देखिए, चाटुकारिता करके पैसा कमाना है संजय, लेकिन धिक्कार है ऐसे पैसे को, थूकता हूं ऐसे पैसे को, अमीरी को थूकता हूं। मध्यम वर्ग का आदमी हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे गर्व है ऐसी अपनी गरीबी में और ऐसे मध्यम वर्ग में होने में। नहीं है अभाव, नहीं अभावग्रस्त हूं, लेकिन गर्व है मुझे, क्योंकि मत्था नहीं टेकता गुंडे बदमाशों के सामने, अपनी जान जोखिम में डालता हूं, कफन बांध के निकलता हूं, अपने भारत माता के लिए हर चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वही है, जाके पीर ना फटी बपाई वो क्या जाने पीर पराई। और ये फैक्ट है कि जो हाल है, और वो केवल कथनी और करनी है, करनी कुछ है, कथनी कहना कुछ है, बतौले है, उसमें समाहित है सारा कुछ, केवल वो जो बार बार लफ्जबाजी या जो जुमलेबाजी वही है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर बहुत संकट भरा काल है, बहुत हालत विकट है, और इसमें भी नहीं जागे तो और भारतवासी जो कर रहे हैं 11.5 पौने 12 साल से आगे, और कठिनाई होंगी शायद। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो चल रहा है देश दृश्य दुनिया में दिख रहा है, सबकी समझ में तो कुछ आ रहा है, और आगे आने वाले दौर में बहुत कुछ इसके रिपरकेशन देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपके सर, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन चर्चा के लिए आभार, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारी आज की चर्चा, और हम जो कह रहे थे कि वो भूल हुई है कहीं, जो ट्रंप और नेतन्याहू है उन्होंने ये नहीं कहीं आकलन किया होगा कि ईरान इतनी ताकत, इतनी शिद्दत से, जो आपने कहा था घंटे भर में हमने खत्म कर दिया, खत्म नहीं हुआ है, अभी फिल्म पूरी बाकी है, ये निकल कर आ रहा है और वो पूरी ताकत दिखला रहा है। और हैरान परेशान यदि कोई ज्यादा है तो वो तो ट्रंप भी है, वो नेतन्याहू भी है, और समझ इनको कुछ आ नहीं पा रहा, ये अभी तक कहीं उसमें से निकल कर आ रहा है। और जो हमारा देश है, हमारे देश के जो खेवनहार हैं, उनकी चुप्पी पर जो सवाल है वो भी बहुत बिल्कुल सही सवाल है। और जो अभी अखिल जी ने कहा कि फिर वो इतिहास माफ नहीं करता है, लेकिन नहीं समझ आ रहा है। सारा कुछ सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार वास्ते में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।